अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज लाइव शो में ऐसा लम्हा आया जो सबको हैरान कर गया। इज़्ज़तदार सहाफ़ी और सियासतदान उस्मा बुखारी ने हुमायूं को खुले लफ्ज़ों में कहा, अपना सहाफ़त करो, इमरान खान का चमचा ना बनो। लेकिन हुमायूं बोल गए कि सामने एक औरत है और इसने सबकी सोच बदल दी। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि ये एक खुली ललकार थी। देखिए वो लम्हा जिसने सबको हैरान कर दिया। ये जब तरीका, ये ये कहती हैं, मेहमद आसमा साहब साहबा का ये कहते प्रॉब्लम हैं, है। जब पहले एक मिनट बदतमीजी एक पे मिनट उतरते एक हैं, मिनट फिर है जब ना, इनको एक जवाब मिनट मिले फिर ये प्लीज चीखने प्लीज लगते हैं। प्लीज 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 आप देखिए, कौन होते हैं? इन्होंने आप कहा है कौन होते कि हैं किसी को प्रोपेगेंडा, इस तरह इन्होंने के क्या मुहावरे कहने वाले? प्रोपेगेंडा, मैं आपके लिए मुहावरा इन्होंने क्या कहूं? मैं प्रोपेगेंडा, आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ही है ना, मैं प्रॉब्लम ऐसा ही है, मुहावरा बोलूंगी प्रॉब्लम आपके ही बारे है, में, आपको समझ आ प्रॉब्लम ही जाएगी है। एक दफा। दैट इज द प्रॉब्लम, बिहेव दैट किया इज द करें आप। प्रॉब्लम, दैट इज द अपनी उम्र ही प्रॉब्लम। देख लिया करें कम ये से कम। प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें, अपनी प्रॉब्लम उम्र ये, देख लिया करें। प्रॉब्लम असल दैट इज प्रॉब्लम योर ये है, प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम ये है। देखिए, दैट इज योर बात प्रॉब्लम। ये है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि पीटीआई तमीज नहीं आपको के बात करने की। अच्छा जर्नलिस्ट। अजमा बीबी, ये बहस आगे थोड़ा सा चलाते हैं। आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वीडियो के हवाले से। अब वीडियो की कहानी मैंने एक चैनल से लाहौर में नसरुल्लाह मलिक साहब से मैंने बात की, नाम ही ले देता हूं उनका। वो उनके अपने जहन में हैं, वो कहते हैं जब तक उनका वाज़ेह जवाब ना आए इसका 2+2 4 करके जवाब नहीं दिया जा सकता, और उन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है या मुकम्मल तौर पर प्लांटेड है। वो जर्नलिस्ट के तौर पर उन सवालों के जवाब पहले चाहते हैं। आज आपने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वीडियो कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी है, प्रेस किसका है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपका थोड़ा सा मलिक साहब बता दूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवालात नहीं उठाए। ये अपनी ये वीडियो बनाकर मियां इमरान साहब जो रिपोर्टर हैं न्यू टीवी के, वो और उनके साथ राइक साकिब खरल साहब जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जो अब हम टीवी में हैं, पहले न्यू में काम करते थे, ये दोनों वीडियो लेके उनके पास गए थे। सो वो उसके मेन जो है वो शाती हैं, और उन्होंने ये जो सवालात उठाए, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे, और रखने के बाद जो है वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो आपने ये सब स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसके अंदर क्या जो आपको कौन लेके गया था, उसका कोई मोटिव तो नहीं था? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और फिर यह है, अब राय साकिब खरल साहब ने मुख्तलिफ, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो खुद आके बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ मंसूर अली खान साहब के थ्रू और कुछ और लोगों के थ्रू जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम भी इसके ऊपर अभी तहकीक करना चाहते थे, लेकिन हमें जो लेके गया था बंदा यहाँ पर, उसने ये वीडियो लीक कर दी, अभी इसके ऊपर हमने तहकीक करनी थी। पहली तो गुजारिश है कि मुझे ये बताइए कि क्या प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, जहाँ पर ये एक्चुअली वो टिप है जो इमरान खान ने, आपको याद है ना 2013 के इलेक्शन के बाद दी थी, बैलेट पेपर, उर्दू बाजार के बैलेट पेपर। अब जब चट्टा साहब वाली स्टोरी फ्लॉप हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में ख्याल ये आया कि ये करते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन। मुझे ये बताइए, जहाँ बैलेट पेपर छप रहे होंगे वहां पर बिल्कुल कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल दरवाजे खोल कर जो है वो बैलेट पेपर छप रहे थे। जेन्युइन क्वेश्चन है जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए हैं। मैंने इन दोनों जर्नलिस्टों को मैसेज किया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर उनमें से कोई बीपर पे आना चाहे तो अभी भी आ सकता है, मैं उन्हें लाइव प्रोग्राम में ले लूंगा अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता है। दोनों को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जो अजमा उन दोनों के जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए वो जेन्युइन क्वेश्चन है। उनका वीडियो बयान है। क्या आपको ये मालूम है कि ये प्रेस किसकी मलकियत है और वहां पे ये बैलेट बॉक्स क्यों, ये बैलेट पेपर्स क्यों मौजूद थे? इसका कोई जवाब मौजूद है? देखिए, ये बैलेट पेपर नहीं थे। मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ, बैलेट पेपर नहीं थे। ये मेन जो आम पेपर होता है ना, उसके ऊपर छपाई हो रही थी। आपको पता होगा, ये मेखल पीटीआई के उन जर्नलिस्ट को पता नहीं था, लेकिन आपको पता है कि बैलेट पेपर के लिए एक मखसूस जो है वो पेपर इस्तेमाल होता है, जिसको बाहर से मंगवाया जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है उसके ऊपर जो है वो छपाई करने का, और उसकी जो इंक है वो भी आम, और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये छपाई कर ही नहीं सकते। सो ये एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए ये तमाम स्टेज किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है ये कंकॉक्टेड तरीके से बनाई गई, और जिन्होंने ये बनाई वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें इसकी जो उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। अब हमने गुजारिश की है एफआईए को कि वो इसके ऊपर तहकीकात करे। ये जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक, अब हर इनके हाथ में माचिस दी हुई है, वो अब ये पता नहीं किस किस को आग लगाएंगे, ये क्या क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अब ये केपीके के अंदर इलेक्शन ठीक हुए हैं सिर्फ, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन खराब हुए हैं, जैसे मैंने गुजारिश की है। बैलेट पेपर वाला सवाल मुस्तफा साहब से भी पूछ लें। जी मुस्तफा साहब, ये जो बैलेट पेपर वाली स्टोरी थी, ये भी पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ट्वीट की गई। वो लड़के कैसे वहाँ गए, मेरे पास अभी पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे से दोनों ने अभी बात नहीं की। कोशिश की मैंने 12 फ़ोन करने की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नसरुल्लाह मलिक साहब से इसलिए पूछा कि उन्होंने खुद से वीडियो बना के डाली थी। उनके जहन में ये सवाल आता है कि मलकियत किसकी है, आप लोग वहाँ कैसे गए, ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, आप कैमरे में देख के कैसे बोल रहे हैं, वहाँ ये फॉर्म कैसे पहुँचे थे, आपको कैसे पता चला, और ट्रेंड में ये वीडियो कैसे? नो आंसर सो फार। तो आपको क्या लगता है ये इसके पीछे कोई पर्पज़ है? मलिक साहब, फैक्ट्स जब तक हमारे सामने पूरे मुकम्मल आते नहीं है तो कोई राय इंसान कायम नहीं कर सकता। इसीलिए जो कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट थी, मैं सिर्फ उस हद तक की बात कर सकता हूं जो उन्होंने कहा। बैकग्राउंड में क्या होता रहा हमें अभी फैक्ट्स का नहीं पता। वो जब फैक्ट्स सामने आएंगे। अच्छा, उसको पागल करार दे देना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या अप्रोच दुरुस्त नहीं है। मुझे वो जज वो सेठ थे ना, वकार सेठ साहब, उन्होंने भी एक फैसला दिया था, तो पीटीआई के 2 उज़रा ने, लॉ मिनिस्टर ने और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इसका दिमाग खराब है। जो पहला रिएक्शन आता है ना मलिक साहब इस तरह के केसेस में, वो आता है कि आप इंसान की ज़ात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि उसने जो कहा है वो मौजूद गुफ्तगू बने। उनकी फैमिली की पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, वो साहिबान निकाल कर ले आए। फिर किसी ने कहा कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया था, तो ये हनी ट्रैप के नतीजे में उन्होंने बात की। तो
तो ये मड स्लिंगिंग जो है ना वो हमारे यहाँ फौरन शुरू हो जाती है, ताकि असल इशू से जो तवज्जो है वो हट जाए और जो उन्होंने कहा है उस पर बात ना हो, उनकी जात के ऊपर रवायत से हट के कोई बंदा अगर खड़ा होकर फैसला कर देना पाकिस्तान में, तो जस्टिस वकार सेठ अल्लाह उनके दर्जा, उन्होंने भी रवायत से हट के एक तगड़ा फैसला उन्होंने दिया, तो हजम नहीं था हुआ। तो अब बुनियादी जो इशू है वो ये है कि अभी आ रहा हूं आपकी तरफ, कि इस मुल्क में ये जो इलेक्शंस अभी हुए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं, अमेरिका देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, बरतानिया देख लें, साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के इलेक्शंस की गैर शफाफियत के ऊपर। तो सवालात इतने खड़े हो चुके हैं, मुल्क के अंदर सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। बलूचिस्तान पिछले 8 दिनों से बंद है, पहिया जाम हड़ताल है, वहां पर सियासी जमातें वहां पर सड़कों पर निकली हुई हैं। और हम ट्विटर बंद करके समझते हैं हमने पाकिस्तान मैनेज कर लिया और हम ये पैगाम दे रहे हैं, ये ट्विटर बंद करके दुनिया को, कि वाकई दाल में कुछ काला है, कि जो हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे। और सिर्फ बड़ा क्विकली मैं ऐड करूंगा कि अज़मा बहन ने कुछ 2-3 साहिबान के नाम लिए और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कैसे हारे, अगर ये इलेक्शन रिग थे, इनके फेवर में रिग थे, तो फिर वो ख्वाजा साद रफीक साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब वो कैसे इलेक्शन हार गए। अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा आज से 3-4 दिन पहले, उस कॉलम का उन्होंने टाइटल लिखा सियासत के खूबसूरत चेहरे। उसके अंदर उन्होंने इन शख्सियात का जिक्र किया, ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम लेकर उन्होंने उसके अंदर लिखा कि उनको ये ऑफर दी गई थी कि हम आपको भी जिताएंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे ये जाती इल्म में है कि खुर्रम दस्तगीर साहब को भी यही ऑफर थी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इनकार कर दिया कि अगर लोगों का मैंडेट नहीं है तो हम उस मैंडेट को, मतलब ये कुछ सिस्टम था जिसमें ऑफर की जा रही थी। आपसे समझना चाहता हूं कि भाई 45 में तो तुम हारे हुए हो, 47 में तुम्हें जिता देते हैं, बट हु वाज मेकिंग दैट ऑफर? ये ऑफर्स जो आ रही थी, ये हमारी इस मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो तो सारा इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है कि जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव के लोग, जो DROs और AROs लगे थे, वो उनके इख्तियार में तो ये चीज़ें थी ही नहीं। ये ऑफर्स उनको कहीं और से आ रही थी कि जनाब ये इलेक्शंस के अंदर लोगों ने टेबल टर्न कर दिया है, अब इलेक्शन को बचाने का, और जो हमने एक आपको सिंपल मेजॉरिटी दिलानी थी, सारी की सारी गेम अपसेट हो रही है, उसको कंटेन करने के लिए ये एक तरीका है और ये तरीका हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और बहुत से लोगों ने उसके अंदर इनकार भी किया। उसमें ऑनरेबल लोग हैं, उन्होंने पब्लिकली अपनी डिफीट एक्सेप्ट की है। ख्वाजा साद ने भी की है, खुर्रम ने भी की है, मोहसिन ने भी की है। मैं आता हूँ आपके हुमायूं साहब से पहले जवाब ले लूँ। हुमायूं साहब, ये वीडियो वाला इशू, इसके ऊपर आपका भी जवाब। देखिए, इस तरह है कि थोड़ा सा एक कमेंट, हल्का सा एक कमेंट करूंगा टॉपिक से वो करके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कमिश्नर का दिमाग ख़राब है। भला कोई बंदा इतना ब्लेटेंट सच सबके सामने 164 का बयान दे सकता है? नहीं दे सकता, पागल नहीं होगा कोई जो कर सके। नंबर 2, इनके साथ ये वादा हुआ था, इन्होंने आके कहा था हमें ले आओ, हम 117 सीटें जीत कर देंगे। ये सिर्फ 17 सीटें जीत कर दी है इन्होंने। ये तो आपका क्लेम है ना, हमारा क्लेम नहीं है, सारे ये कह रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इन चीज़ों को। देखिए, अब मैं इनको कैसे देखता हूँ। अब इसमें कमिश्नर का बयान और इसको आप साथ लग के देखें तो आपको थोड़ा सा वहां पे वो डॉट्स मिलते हुए नजर आएंगे। कमिश्नर ने बयान क्या कहते हैं, आज भी ठप्पे लग रहे हैं। आज भी ठप्पे क्यों लग रहे हैं? कभी सोचा क्यों लग रहे हैं? आज तो कोई वो नहीं हो रहा ना, क्यों? अभी फॉर्म 45, फॉर्म 47 के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग, उस लिहाज से फॉर्म 45 बनाने के लिए ठप्पे, उस लिहाज से सारी चीजें हो रही है। अब उसके लिए थोड़े से बैलेट पेपर चाहिए। लेकिन इनके पास फॉर्म 45 होगा तो वो उसको क्या करेंगे? बात ये ना, अब हर एक आदमी तो मुस्तफा नवाज खोकर की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो साद रफीक की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं आपके पास जो है सबके होते हैं। लेकिन देखिए ना, बात सुने, मैं एक बात बता देता हूं। इस वक्त चल रहा था, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में चल रहा था, लूट सेल 75%, एक कदो लूट सेल, आओ लेते जाओ। अब उसमें जो सेल पे लेने वाले लोग हैं ना, वो चले गए, उन्होंने जाके लूट सेल में कहा कि यार मुझे ये 75 का माल 25 का दे दो। मैं एक आपको थोड़ा सा अपडेट बताऊं, फिर इसके ऊपर आगे चलते हैं। ये क्योंकि जो वोट प्रिंटिंग वाला एलिगेशन था, इसमें स्पेसिफिकली नवाज शरीफ का हल्का NA-15 मानसेहरा वाला कोट किया गया था। मैंने किसी से नंबर क्रॉस चेक करवाए हैं, तो उन्होंने मुझे ये नंबर्स लिख के भेजे। मैं आपको ऑन एयर स्क्रीन पर पढ़ना चाहूँगा ये नंबर। टोटल रजिस्टर्ड वोटर उन्होंने लिखा कि इस हल्के में थे 6,45,049। टोटल बैलेट्स जो बैलेट पेपर अवेलेबल 6,45,049, ये फॉर्म काउंट के ऊपर जो लिखा हुआ है। इसमें पोलिंग जो पोल वोट हुआ है 2,47,600 और टोटल अनयूज बैलेट्स हैं 3,97,449 और ये वोटर्स टर्नआउट है 38.38%। और उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये सारे नंबर पूरा है तो जाली वोट छाप के कहाँ डालेंगे कि ये तो वोट काउंट पूरा है उसके ऊपर। ये सामने स्क्रीन पे भी आ गया जी, वो दिखा रहे, दोबारा स्क्रीन पे डालें। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर ये वोट काउंट पूरा है, डले हुए वोट भी और बाकी भी, ये 47 और 48 के ऊपर, फॉर्म 47 और 48 के ऊपर ये तादाद पूरी लिखी जाती है। अगर ये आ गया सामने, ये वोट काउंट अगर पूरा है तो जाली कहाँ जाएंगे? एक चीज देखिए, मुझे उसका नहीं पता, आप इस पर जरूर तहकीक करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो आजमा साहबा ने कहा हुआ है, मैं उसको वेहेमेंटली डिनाई करता हूं। जो उन्होंने कहा है कि ये PTI के जर्नलिस्ट ने
दैट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया पीटीआई के जर्नलिस्ट, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट होने का मतलब ये, आपने भी कोई बात की, मुझे आपकी बात पसंद आ गई, मैंने ट्वीट कर लिया, दैट डजंट मीन यू आर अ पीटीआई। वो ठीक है, आई माइट लाइक योर स्टेटमेंट, मैं पीटीआई वाले अपनी पसंद की चीज को ट्वीट कर लेते हैं, अपनी नापसंद चीज को ट्वीट नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन ये कह देना, और सच ए सीनियर पर्सन, और वो भी ऐसे पर्सन जो कि लॉ से ताल्लुक रखती है, दैट्स वेरी बैड। अज़मा बीबी आपको लाइन ऐड करने के लिए काफी देर से कुछ कहना चाह रही है, बताइए। जी पहले तो गुजारिश है कि मुझे अफसोस हुआ, मेहमद साहब कुछ भी कह लें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुस्तफ़ा को अभी तक जो है उनको भी सोशल मीडिया पर इतना प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए कि यूरोपियन यूनियन की जो फेक स्टेटमेंट जो पीटीआई ने जारी की है, आपने वो पढ़ के सुना दी, और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट आया मेरे ख्याल आप तक पहुंच ही नहीं सका, वो मैं आपको भिजवा दूंगी, जिसके ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि हमारी तरफ से एक फेक स्टेटमेंट चल रहा है, वो आप तक नहीं पहुंच सका, मैं जरूर भिजवा दूंगी। दूसरी बात यह है मानसेरा के इलेक्शन की बात, मुस्तफ़ा नवाज अपनी बात की खबर आपको बता रहे हैं, जो साद रफीक और खुरम दस्तगीर से उन्होंने आपको खबर बता रहे हैं। जी मैं गुजारिश कर लूं जी, उन्होंने जिस स्टेटमेंट की बात की, मैं भी उसी स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। जहां तक अब बात है सहाफी को, आपने बात की उनसे या आपने कुछ खबर बताई? मेंबर हो सकता है, देखिए वो मेरे ख्याल से दो चीजों पर जी मैंने बिल्कुल मेरे पास मौजूद है वो स्टेटमेंट मौजूद है, मैं कैटेगोरिकली पिछली जो मैं बात पूरी करूं, मैंने तो उसमें कहा कि मेरे पास तो फैक्ट्स नहीं है, मैं कैसे राय कायम कर सकता हूं, मैं तो उसमें ये कहा। जी सर, मैं आपने यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट की बात की ना, उन्होंने सवालात उठाए हैं, तो मैंने गुजारिश ये की, मेरे पास वो स्टेटमेंट ओरिजिनल मौजूद है, जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने कहा कि क्योंकि एक फेक जो है हमारी तरफ से लेटर चल रहा है, तो हमें ये जारी करना पड़ा, और वो मैं आपको भिजवा दूंगी। जहां तक बात है सहाफी की, मुझे ये बताइए, क्या मलिक साहब आप एक सीनियर सहाफी हैं, क्या एक सहाफी किसी प्रोपेगेंडा सेल का मेंबर हो सकता है? क्या एक सीनियर सहाफी जो है वो किसी जमात तर्जुमान हो सकता है? मुझे तो नहीं पता वो किसी प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर है, तो आपका इल्जाम है, और अपने मैं तो नहीं कह रहा नहीं, नहीं इल्जाम नहीं है, नहीं अब ये आप कह लें, ये आपकी मर्जी है, आप हमें दिफा करना है अपने भाइयों का, जरूर करें, लेकिन बराए मेहरबानी सच और झूठ के बीच में फर्क रहने दें। ये नहीं हो सकता कि एक सहाफी बैठकर, अब ये बताइए जो दो सहाफी गए थे, उन्होंने अपने तो किसी चीज के ऊपर ये अपलोड नहीं की, ये वीडियो, वो वीडियो किसके लिए बनाई थी, इनको कौन लेके गया था, और अब वो कह रहे हैं कि हमें जो लेके गए थे ये उन्होंने किया है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके बगैर हमारी तहकीक के उन्होंने पहले ये जारी कर दी। वीडियो असल में जेन्युइनली किसी प्रेस के ऊपर ये प्रिंटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, असल इशू हो ही नहीं सकती। आप बता चुके हैं, जो मैं बात करना चाहती थी वो आप बता चुके हैं कि वोट बैलेट पेपर तो अभी वैसे मौजूद है, और ये केपी की बात हो रही है जहां पे गंडापुर साहब अभी लोगों को बिठा के धमकियां दे। तो दोस्तों आज का ये लम्हा साबित कर गया कि सहाफ़त में हौसला सबसे बड़ी ताकत है। उसमें बुखारी ने खुलकर कहा, अपना सहाफ़त करो, किसी के पीछे ना चले। अब सवाल ये है, हुमायूं ने क्या सबक सीखा, कौम देख रही है, सब जान रही है, और ये लम्हा तारीख का हिस्सा बन चुका है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।